मेंटल फिटनेस पे फोकस किया जाता है। बट जब एक वही प्लेयर जब एक कंपटीशन के लिए सिलेक्ट होता है, कंपटीशन में वो क्यों सिलेक्ट हुआ है एक प्लेयर, क्योंकि वो जो भी आपने उसको सिखाया है, उसकी जो सीखने की जो कैपेसिटी है, उस गेम को उसने जो टेक्निक्स उसकी सीखी है, उसके जो स्किल सीखे हैं, वो बहुत अच्छे से उस चीज को परफॉर्म कर सकता है। इस करके वो प्लेयर जो है कंपटीशन के लिए सिलेक्ट हुआ है और कंपटीशन में खेलने के लिए जा रहा है। बट कंपटीशन में क्या होता है कि 70% जो है आपका मेंटल फिटनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप पूरी तरह से फिजिकली फिट हैं, इसी करके आप एक कंपटीशन में गए हैं, ठीक है। तो उस टाइम पर आपकी जो मेंटल फिटनेस है वो सबसे ज्यादा मैटर करती है। क्यों मैटर करती है? क्योंकि आप अपनी गेम के अंदर किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हो, ठीक है। वहां पे बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो आपके हाथ में नहीं होती हैं, आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं। तो प्लेयर उन सिचुएशंस को किस तरीके से हैंडल करता है, वो टोटली डिपेंड करता है कि हाउ अ प्लेयर इज मेंटली फिट। वो मेंटल प्रिपरेशन मेंटली जो है वो कितना ज्यादा प्रिपेयर्ड है उन सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। तो वो उन सिचुएशंस को हैंडल सिर्फ तभी कर सकता है अगर उसे जो हमारा लर्निंग फेज होता है, हमारी कंपटीशन से पहले वाला जो फेज होता है, उस फेज के अंदर अगर उसे साइकोलॉजिकली तैयार किया जाता है, ओनली देन प्लेयर जो है वो पूरी तरह से अपने कंपटीशंस में उन अनवांटेड सिचुएशंस को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है, राइट। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? हम बात करेंगे स्टेजेस में। तो ये सबसे पहले जो बात आती है हमारी प्री कंपटीशन फेज की। प्री कंपटीशन फेज कौन सा है? हमारा कंपटीशन फेज से पहले वाला टाइम। और कंपटीशन फेज जब हमारा कंपटीशन जो है वो चल रहा है। और पोस्ट कंपटीशन फेज जब हमारा कंपटीशन फेज जो है वो कंप्लीट हो गया है, उसके बाद का जो टाइम पीरियड होता है दैट इज द पोस्ट कंपटीशन फेज। तो अब हम इन फेजेस को डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। पहले हम बात करते हैं प्री कंपटीशन फेज। प्री कंपटीशन फेज में सबसे पहला जो स्टेप आता है दैट इज द लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन पीरियड। लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन क्या है? जैसे कि अभी कोई भी कंपटीशन है आपका, आने वाला कंपटीशन, वो अभी काफी दूर है, अभी उसको काफी ज्यादा टाइम है, आप उस पर्टिकुलर कंपटीशन होती है। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें जरूरी होती है? सबसे पहले ही इंपॉर्टेंट है दैट इज द गोल सेटिंग। गोल सेटिंग आप एज अ कोच आप इन चीजों को समझते होंगे कि गोल सेटिंग जरूरी क्यों है। एक प्लेयर का गोल सेट करवाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे क्या है, एक प्लेयर को मोटिवेशन लेवल मिलता है। मोटिवेशन एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसको मेंटेन रखना, जिसको बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि प्लेयर वो अच्छे से परफॉर्मेंस दे सके। तो गोल टर्म जो है, जो गोल सेटिंग है, उसके अंदर हमें जो गोल्स सेट करने हैं दैट शुड बी स्मार्ट गोल्स। आप यहाँ पे जैसे स्क्रीन में अभी देख पा रहे हैं, गोल्स शुड बी स्मार्ट गोल्स। क्या हो गई क्या बात? वो मेरा भी पेंटर आया हुआ है। आप प्लीज अपना माइक म्यूट रखिए। बता दो, आप एक बार बता दो, मैं आपकी साइड से बाद में फाइनल करूं। मैं बहुत बारी कर चुकी हूँ, वो फिर से ऑन कर लेते हैं। इन्हें बाहर निकाल दो ना फिर। मैम अपना पहले उसका करिए ना, ये लोग नहीं सुनेगा। ओके, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर, गोल शुड बी स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट गोल्स का क्या मतलब होता है? एस से मतलब होता है स्पेसिफिक, यानी कि स्पेसिफिक का यहाँ पे मतलब क्या है कि एक तो होते हैं जनरल गोल्स और एक होते हैं स्पेसिफिक गोल्स। तो एक प्लेयर को जो है, अगर उसने बहुत अच्छे कंपटीशन के अंदर जाना है तो उसको अपने गोल्स भी उसी तरीके से सेट करने पड़ेंगे। यानी कि स्पेसिफिक का मतलब होता है कि जो हर कोई अचीव कर सकता है, वैसे गोल्स नहीं होने चाहिए। थोड़े से जो गोल्स हैं वो चैलेंजिंग टाइप में होने चाहिए। इस तरह के गोल्स को सेट करना। मेजरेबल का क्या मतलब होता है कि वो आपको पता होना चाहिए है कि आप क्या चीज कर रहे हो, कि वो आपका रेलेवेंट चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। गोल्स इस तरीके से हमें बनाने चाहिए। अटेनेबल का मतलब क्या है कि जिन्हें आप अचीव कर सकते हो। एक होते हैं गोल्स जैसे कि आप उन्हें अचीव कर ही नहीं सकते, ठीक है, उस तरीके के नहीं होने चाहिए हैं। अटेनेबल गोल्स होने चाहिए हैं। रियलिस्टिक मतलब जैसे जिनको आप पूरा कर सकते हो, दैट शुड बी रियलिस्टिक।
जैसे एक होता है कि हाँ आपकी उतनी कैपेबिलिटी है ही नहीं है कि हाँ आप उस तरह के गोल को अचीव कर सको, इसलिए हमें वो गोल नहीं बनाने हैं, हमने वो गोल्स बनाने हैं जो हम अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उस गेम को पूरा कर सकते हैं, उस गोल को अचीव कर सकते हैं। एंड टाइम बाउंड का मतलब आप कितने टाइम पीरियड के लिए अपना वो गोल सेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम एक गोल सेट करके चल रहे हैं कि आपको एक पर्टिकुलर टेक्निक जो है एक प्लेयर को सिखाई जा रही है, ठीक है। एज अ कोच आप एक प्लेयर को नई टेक्निक सिखाना चाहते हो, तो उस टेक्निक को सीखने के लिए प्लेयर्स की कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली आप उसका कितने दिनों का गोल सेट कर रहे हो, ठीक है। कितने दिनों का आप उसका गोल सेट कर रहे हो, 15 डेज कर रहे हो, 20 डेज कर रहे हो, 1 मंथ का गोल कर रहे हो, ठीक है। इस तरीके से आप गोल सेट कर रहे हो उनके, हर एक प्लेयर की जो है कैपेसिटी वो अलग अलग होगी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए। तो ये जो है गोल्स जो है वो इंडिविजुअल की कैपेसिटी जो है, उनकी जो अचीवमेंट्स हैं, उनकी जो कैपेबिलिटीज हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही सेट करने चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि एक गोल अगर आपने एक प्लेयर के लिए सेट करा है तो वही दूसरे प्लेयर के लिए भी वही सेम गोल सेटिंग जो है वो हेल्पफुल होगी। हो सकता है उसके लिए आपको कुछ और चेंजेस करनी पड़ सकती है, राइट। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा कि हमें एक गोल सेट करके चलना है, स्मार्ट गोल्स बनाकर चलना है। और ये जो भी गोल्स आप बना रहे हो उसको हमें इवेल्युएट भी करना है और उसका फीडबैक भी लेकर चलना है। इवेल्युएशन कैसे करना है कि आपने अगर उसको लॉन्गर ड्यूरेशन का अगर आपने गोल सेट किया है, जैसे फॉर 1 मंथ और 2 मंथ्स का आपने गोल सेट किया है, तो उसे पीरियोडिकली यानी कि 15 डेज बाद, 10 डेज बाद आप उसे इवेल्युएट करेंगे कि आप उस ट्रैक पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप उस तरीके से नहीं कर पा रहे हो जैसा आपको करना चाहिए, तो आपको थोड़े से उसके अंदर अपनी जो भी आप एफर्ट्स उस गोल को पूरा करने के लिए डाल रहे हो उसके अंदर आपको कुछ चेंजेस करनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपके जो भी आप गोल सेट कर रहे हो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स ऐसे नहीं बनाने हैं कि उसको आप कंप्लीट ही ना कर, ठीक है। तो जहां पर रिक्वायर्ड है, अगर रिक्वायर्ड इन द सेंस ऐसा नहीं है कि अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, नो, राइट। तो आपको जो सेट करना है, गोल्स को सेट करना है, वो इस तरीके से चेंज है, उसमें आप उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हो जहां पर आपको चैलेंजिंग, ठीक है। अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से चेंज नहीं करना है, अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से चेंज नहीं करना है। अगर उसको रिक्वायर्ड है, आपकी बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने के बाद भी आपको वो चीज अचीव नहीं हो रही है, ओनली देन आप उसको कुछ चेंजेस उसमें कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट इज द स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग। स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग क्या होती है कि एक आपने ये वर्ड सुना होगा, एंजाइटी एंड स्ट्रेस वर्ड जो है वो बच्चे जो है अक्सर बोलते हैं, इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं कि हाँ हम बहुत ज्यादा डर गए थे, हम घबरा गए थे, हम नर्वस हो गए थे जब हम कंपटीशन को खेल रहे थे। वो प्रैक्टिस के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट कॉम्पिटिशन में जब वो जाते हैं तो वो उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। ये कंप्लेंट जो है बच्चों से अक्सर हम सुनने को मिलती है। तो इसका सबसे ज्यादा एक जो कॉमन रीजन है वो क्या होता है, अगर आप उनको पूछोगे कि हाँ आपको क्या फील हो रहा था, आप क्यों नहीं परफॉर्म कर पाए हो, तो वो यही बोलते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो स्टिफ हो गई थी, हमारी बॉडी जो है वो बिल्कुल काम करना उसने बंद कर दिया था, वो बॉडी जो है हमारी बिल्कुल अकड़ गई थी, ठीक है। इस तरह के रिस्पॉन्सेज देते हैं और कहते हैं कि हम बहुत डर गए थे, हम नर्वस हो गए थे, हमें पता ही नहीं था कि हमें कैसे परफॉर्म करना है, हम बिल्कुल ब्लैंक हो गए थे, ठीक है। इस तरह के एक्सक्यूजेस जो है वो बच्चे देते हैं, इस तरह की बातें जो है वो बताते हैं। तो वो उसका रीजन क्या है, अगर हम उनको ये चीजें समझाएंगे तो उनको हम किस तरीके से समझाते हैं कि इसका मतलब क्या होता है कि अगर एक प्लेयर जो है या कोई भी है, एक बात को लेके हम उसको ओवर थिंक करते हैं, ओवर थिंकिंग समझते हो, जैसे हम एक चीज को लेके बहुत ज्यादा बार सोचते रहते हैं उसके बारे में कि हाँ क्या होगा, हमारी जो ऑपोजिट है या हमारा ऑपोजिट कंपिटिटर है वो कैसा होगा, हमसे कितना ज्यादा स्ट्रांग होगा। इस तरह की चीजें जब हम बोलते हैं, सोचते हैं, हमारी जो बॉडी है वो नेगेटिव इफेक्ट करती है। तो जब हमारी बॉडी नेगेटिव इफेक्ट करेगी तो हम उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे सकते हैं जितना हम देना पीछे से बहुत नॉइज आ रही है। चाहते हैं। माइक ऑन है, बहुत ज्यादा शोर आ रहा है मैम।
ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि अक्सर बच्चे यही कंप्लेन करते हैं कि उनकी बॉडी जो है वो इस तरीके से हो गई थी, राइट। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, तो उनको हम एक्सप्लेन करते हैं कि ओवर थिंकिंग क्या होती है। जब हम बहुत ज्यादा एक चीज के बारे में सोचते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो नेगेटिव रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देती है। तो इसलिए बच्चे जो है वो स्ट्रेस और एंजाइटी फेस करते हैं, राइट। तो इस चीज को दूर करने के लिए ये जो हम स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम वो स्ट्रेस और एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए कोशिश करते हैं, उनको कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस सिखाते हैं। तो ये काम जो है वो एक साइकोलॉजिस्ट का रहता है कि वो बच्चों को कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करवाते हैं, जैसे कि ऑटोजेनिक ट्रेनिंग है, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन ट्रेनिंग है, डीप ब्रीदिंग है, इमेजरी है, योगा है, गाइडेड मेडिटेशन है, सेंटरिंग है एंड तो बैठे कॉग्निटिव हैं, मैंने बिहेवियर तभी तो कंफर्म किया, मॉडिफिकेशन। मैंने देख तो लो, मैं कहा देख तो लो, अगर वो सेट नहीं होता है तब बात करेंगे भाई, सीधी सी बात है। आप अभी प्लीज हो गया प्लीज तो अपना माइक मैम या क्यों तो नहीं इन्हें म्यूट क्लास कर से रहे बाहर हैं? निकाल दो, इन्हें समझा दो एक बार। मैम वहीं से म्यूट कर दीजिए ना, सबका माइक मैं म्यूट वहीं कर से म्यूट कर दीजिए। रही हूँ, वो बार बार ऑन कर रहे हैं। म्यूट कर दो मैडम, सबका म्यूट कर दो, सबको बंद कर दो। मैम ये लोग जंगली है, जंगली नहीं सुनेगा ये लोग। हेलो, अरे कोई महेश्वरी में बच्चा डूब गया। मैं कह रहा महेश्वर, हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या सर? महेश्वर में कैंप लग रहा था ना सलाल का। दिल्ली का एक बच्चा डूब गया आज। मैम लेफ्ट कर दो इन्हें। मीनल अरे अपना यार, माइक स्विच ऑफ करो। ये मेरा ही माइक है। मैम वहां से अगर सबकी माइक म्यूट कर देंगे तो सबका हो जाएगा। अरे भाई नहीं हो रहा है, बोल के नहीं बोल रहा है मैडम। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग। स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग के अंदर कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज होती हैं जो हेल्प करती हैं एक प्लेयर को अपने एंजाइटी लेवल को रिड्यूस करने के लिए। तो उन ट्रेनिंग्स का नाम है, जैसे ऑटोजेनिक ट्रेनिंग है, प्रोग्रेसिव जिसके लिए कोई ऐसी बहुत ज्यादा प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है, वो कोई भी कभी भी कहीं पे भी इस एक्सरसाइज को कर सकता है। जस्ट 5 मिनट्स आपको देना है, गहरी लंबी सांसें लेनी है। डीप ब्रेथ का मतलब क्या है? गहरी लंबी सांसें लेना। 5 मिनट के लिए अगर आप इस एक्सरसाइज को डेली परफॉर्म करते हैं, दिन में 2 बार भी अगर आप इसको डेली परफॉर्म करते हैं, आप अपने प्लेयर्स को ये एक्सरसाइज करवाते हैं। अगर जैसे कि कई बार होता है किसी सेंटर्स में साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं होते हैं, तो अगर आप बच्चों को रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस कुछ करवाना चाहते हैं, तो डीप ब्रीदिंग जो है सबसे इजी और बेस्ट टेक्निक होती है। बट अगर इसको रेगुलर किया जाए, ओनली देन इट विल बी हेल्पफुल। अगर आप इसको रेगुलर प्लेयर्स को करवाएंगे, डेली करवाएंगे, 5 मिनट्स मॉर्निंग एंड 5 मिनट्स इवनिंग, या फिर जब भी आपका प्रैक्टिस टाइम है, उस प्रैक्टिस टाइम से पहले जब आप उसको करवाएंगे, जस्ट आपको आंखें बंद करना है, खुद को रिलैक्स करने के लिए अपनी ब्रीदिंग के ऊपर कंसंट्रेट करना है कि किस तरीके से आप ब्रीद इन कर रहे हैं और ब्रीद आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को आप किस तरीके से फोकस करते हैं, तो उस टाइम पे जब आप ये डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो जब आप सांस को अंदर ले रहे हैं, दैट मीन्स कि आप पॉजिटिव एनर्जी को अंदर जितने भी आपकी इस सेटअप से जब आप डीप ब्रीदिंग को करते हैं तो यू फील रिलैक्स। तो अगर आप ये डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज अपने प्रैक्टिस सेशंस के अंदर बच्चों को करवाते हैं, अपने प्ले जब आपके प्लेयर्स जो है कंपटीशन में जाएंगे, तो उनको ये बेनिफिट जरूर फील होगा। बट अगर आप इसे रेगुलर करेंगे, ओनली देन इट विल बी बेनिफिशियल। अगर आप ये कहें कि हाँ हम 5 दिन करेंगे या 10 दिन करेंगे, या आपके कंपटीशन से 1 वीक पहला आप स्टार्ट कर देंगे, तो ये बेनिफिट करेगी? नो, इट विल नॉट।
क्योंकि जितनी भी रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस, जितने भी आप नाम यहाँ पे स्क्रीन पे अपनी देख रहे हो, जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं, ये सब रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस होती है, साइकोलॉजिकल रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस होती हैं ये सब। बट इनको सीखने के लिए टाइम लगता है, इनको बॉडी के साथ अडेप्ट होने में टाइम लगता है। जैसे कि आप अपनी गेम जब शुरू करते हो खेलना, आप एक दिन में नहीं सीखते हो या 1 वीक में नहीं सीखते हो, 10 ठीक है। अगर आपको लगता है कि वो पॉजिटिव साइड पर जा रहा है, जो भी आपने गोल सेट किया है, बच्चे अच्छे से परफॉर्म उसको कर रहे हैं, तो हमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का यूज करना चाहिए। रीइंफोर्समेंट का यहाँ पे क्या मतलब होता है कि जब हम किसी को शाबाशी देते हैं, चाहे एक वर्बल लैंग्वेज के अंदर दे रहे हैं, बोलकर उसको शाबाशी दे रहे हैं, या फिर उसको एक हम पीठ पर भी अगर टैप करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि थपथपा रहे हैं हम प्लेयर्स को एक शाबाशी देने के लिए, तो वो भी एक मोटिवेशन का काम करती है। ठीक है। तो बच्चे की जो एक कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए मोटिवेशन जो है, रीइंफोर्समेंट जो है, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है रादर देन पनिशमेंट। पनिशमेंट सिर्फ हमें तब यूज करनी चाहिए कि अगर एक प्लेयर जो है वो नेगेटिव बिहेवियर करता है और बहुत ज्यादा कोशिशों के बाद भी उस बिहेवियर में वो सुधार नहीं लेकर आ पा रहा है, ओनली देन वी कैन यूज पनिशमेंट, अदरवाइज वी विल नॉट। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि कोचेस को अपनी लैंग्वेज के ऊपर कंट्रोल रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, कि आप अपनी लैंग्वेज को किस तरीके से कंट्रोल करते हो, क्या वर्ड्स आप अपने प्लेयर्स के साथ, अपने बच्चों के साथ यूज करते हो। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आज के टाइम में तो बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। वाई? क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो ज्यादा सेंसिटिव हैं, उन्हें समझ जरूर है, ठीक है, वो आजकल की जो, क्योंकि ये हम सोशल मीडिया की अगर हम बात करते हैं तो उसके कारण बच्चों को नॉलेज अपनी तरफ से उनको बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, बट वो सेंसिटिव भी उतने ही ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए हमें किस तरीके से उनसे बात करनी है, हमें क्या वर्ड्स उनके साथ यूज करने हैं, दैट्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कि कब आपने उनको डांटना है, कब आपने उनको रीइंफोर्स करना है, तो ये सारा जो है एक कोच को इन सब बातों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, क्रिएटिंग अ मोटिवेशनल क्लाइमेट विच एम्फसाइजेस लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट रादर देन विनिंग। तो हमें मोटिवेट उनको किस चीज पर करना है, जो वो सीख रहे हैं उस पर, और जो वो इम्प्रूव कर रहे हैं उस पर। ठीक है। तो विनिंग जो है वो उतना इंपॉर्टेंट हमने विनिंग पर नहीं देना है, जितना हमने एक उनका जो लर्निंग फेज है, उनका जो इम्प्रूवमेंट फेज है, उसके ऊपर जितना हम फोकस करेंगे उतना ज्यादा वो अच्छा रहेगा। और जो भी इम्प्रूवमेंट किस, अगर उनकी परफॉर्मेंस के अंदर इंप्रूवमेंट हुई है तो उसके लिए भी हमें उनको रिवॉर्ड करना चाहिए। रिवॉर्ड के अंदर हमारा वर्बल रिवॉर्ड भी हो सकता है, ठीक है, और मटेरियलिस्टिक रिवॉर्ड भी हो सकता है। मटेरियलिस्टिक रिवॉर्ड का मतलब होता है कि जैसे हम उनको कुछ भी उनको देना चाहते हैं, अगर हम उसको प्राइज मनी नहीं दे सकते हैं तो हम उनको कुछ, जैसे कि जो भी उनका फेवरेट है,
कुछ खाने के लिए अगर उस प्लेयर का कुछ फेवरेट होता है तो हम उनको वो भी ऑफर कर सकते हैं, या उनको एक पार्टी के लिए अलाउ कर सकते हैं। तो इस तरह के जो मोटिवेशनल आउटकम्स होते हैं वो उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा फील करते हैं जो प्लेयर्स। तो इससे क्या होता है, कोच और एथलीट का जो रिलेशनशिप है वो भी बहुत अच्छे से बिल्डअप होता है। अरेंजिंग स्मॉल कॉम्पिटिशंस और फ्रेंडली मैचेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए हमें एज अ कोच आपको क्या करना चाहिए, कुछ छोटे छोटे कॉम्पिटिशंस करवाते रहना चाहिए और फ्रेंडली मैचेस भी करवाते रहना चाहिए। ये सब चीजें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के साथ साथ एक एथलीट और कोच के रिलेशनशिप को भी बिल्डअप करता है, राइट। असाइनिंग एथलीट्स टास्क ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम, उनको रिस्पॉन्सिबल भी हमें बनाना है, ये भी एक कोच की ड्यूटी बन जाती है, क्योंकि कोच के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके प्लेयर्स की। तो उनको अपनी कोचिंग के साथ साथ आप उन्हें और क्या क्या चीजें सिखा सकते हो, उनको रिस्पॉन्सिबल बनाना टाइम टू टाइम। उनको जैसे कि अगर आपने कोई मैच ऑर्गेनाइज करवाना है, ठीक है, जैसे हम अभी फ्रेंडली मैचेस की बात कर रहे थे, अगर आपने वो ऑर्गेनाइज उनको करवाने हैं तो उन मैच को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे सकते हो, ताकि वो जो मैच जो कंपटीशन है वो अच्छे से फुलफिल हो सके। कम्युनिकेटिंग विद एथलीट्स सो एज टू कीप देयर सेल्फ एस्टीम हाई, कम्युनिकेशन जो अभी हम बात कर रहे थे कि बातचीत करनी है जो प्लेयर्स के साथ, वो कैसी होनी चाहिए जिससे उनका जो सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो हाई रह सके। तो कोच की सबसे ज्यादा ड्यूटी बनती है कि वो अपने एथलीट से किस तरह से वो बात करता है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अवॉइडिंग यूज ऑफ थ्रेट और पनिशमेंट एज फार एज पॉसिबल, ये भी हमने अभी बात की थी कि हमें पनिशमेंट अवॉइड करनी है, सिर्फ तभी करना है पनिशमेंट अगर बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा नेगेटिव बिहेवियर अगर किसी पर्टिकुलर प्लेयर का चलता है, ओनली देन वी कैन यूज पनिशमेंट, अदरवाइज वी विल नॉट। प्रैक्टिसिंग पॉजिटिव सेल्फ टॉक एंड पॉजिटिव अफर्मेशंस, से बात करना, ठीक है, आपने प्लेयर्स को मोटिवेट करना है कि वो बच्चे जो हैं खुद के साथ किस तरीके से पॉजिटिव रह सके। कंपटीशन में जब बच्चे जाते हैं तो वो नर्वस फील करते हैं, तो वो खुद को कैसे बकअप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी ट्रेनिंग उनको प्रैक्टिस पीरियड में ही करनी पड़ेगी, ताकि उनको ब्रदर ये सुधांशु चौहान अपना माइक ऑफ कर ले प्लीज, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है आपकी, हर बार आप ही अपना माइक ऑफ करके बातें कर रहे हैं। ये सुधांशु नाम का बंदा है कोई? ओके, प्रैक्टिसिंग पॉजिटिव सेल्फ टॉक एंड पॉजिटिव अफर्मेशंस, हमें सेल्फ टॉक का क्या मतलब होता है, जब प्लेयर खुद से बात करता है, ठीक है, सेल्फ टॉक उसको बिल्डअप होता है। मेंटेनिंग साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग लॉग्स एंड डायरीज, इसका क्या मतलब होता है कि अगर कोई प्लेयर भी साइकोलॉजिकली सेशंस, जैसे कि अगर हम उनको बोले कि अपनी फीलिंग्स के बारे में उनको लिखना है कि आज के पूरे दिन में उन्होंने क्या क्या किया और उससे रिलेटेड उनकी फीलिंग्स क्या रहती हैं, ठीक है, तो उस चीज की अगर वो डायरीज वगैरह बनाते हैं, मेंटेन करते हैं, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। तो इससे क्या होता है कि प्लेयर जो है खुद को एक्सप्लोर कर सकता है, वो अपने बारे में बहुत अच्छे से जान सकता है, अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेस, अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से वो जान सकता है अगर वो एक डायरी मेंटेन करता है अपनी डे टू डे की, राइट। नेक्स्ट इज डेवलपिंग कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के लिए आप सब जैसे बात करते हैं, योगा एंड मेडिटेशन की बात करते हैं, तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि योगा जो है, प्राणायाम, मेडिटेशन जो है वो बहुत ज्यादा यूजफुल रहती है कंसंट्रेशन को बिल्डअप करने के लिए। तो आप ये सारी चीजों को फोकस कर सकते हैं जब आपने एक प्लेयर की कंसंट्रेशन को डेवलप करना है। ट्रेनिंग फॉर डीलिंग विद अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंसेस, तो ये जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आप अपनी तरफ से आप बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, बट हम लोग जो है प्लेयर्स को भी बहुत अच्छे से उनको, जैसे अगर हम साइकोलॉजिकल सेशंस की बात करते हैं तो वो भी हम बहुत कुछ उनको सिखाते हैं
कि किस तरीके से आपको क्या क्या चीजें करनी है डील अप करने के लिए, ताकि वो इन सारी चीजों से, अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंसेस जो होते हैं उनके साथ वो डील कर सके। आपने अपने प्लेयर को बहुत अच्छे से ट्रेन किया है, बहुत अच्छी टेक्निक्स उनको सिखाई है, ठीक है, बट फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती है, एक प्लेयर के हाथ में नहीं होती है। तो उस टाइम पर उनको इन सिचुएशंस के साथ किस तरीके से डील करना है। तो अगर ये साइकोलॉजिकल सेशंस आप उनको कंपटीशन से पहले यानी कि प्री कंपटीशन फेज में इन सेशंस को दिलवाते हो, तो वो प्लेयर जो है वो इन सारी चीजों को किस तरीके से टैकल करना है वो सीख सकता है, ठीक है। खुद को किस तरीके से कंट्रोल करना है, खुद को किस तरीके से हैंडल करना है। अगर इमोशंस की हम बात करते हैं तो इमोशनली खुद को किस तरीके से कंट्रोल करके रखना है, राइट। प्लेइंग अगेंस्ट सीनियर और टफ टीम ओपोनेंट्स, कि किस तरीके से अपने सीनियर जो और आपकी जो टफ टीम है, ये ओपोनेंट्स है, उनके साथ अगर खेलना है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। डिफरेंट सर्फेसेस और प्रैक्टिसिंग ऑन डिफरेंट सर्फेसेस एंड ग्राउंड कंडीशंस। तो एज अ कोच आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप उनको अलग अलग जगहों पर उनकी प्रैक्टिस करवाएं, जो ग्राउंड की कंडीशंस है, कि वर्स्ट कंडीशंस ग्राउंड की क्या हो सकती है, किसी का माइक ऑफ है, वो प्रैक्टिस बंद कराओ। यार भाई ये तो ठीक बात नहीं यार, क्लास नहीं लेने दे रहे तुम अच्छी तरह से। यार जिसे क्लास नहीं करनी हो करती, वो अपने घर बैठा करना है, क्लास में क्यों आओ। माइक म्यूट कर दीजिए यार ये बोलू जा बीच बीच आप में। लोग प्लीज आप लोग आपस में बात मत करिए प्लीज। प्रैक्टिसिंग ऑन डिफरेंट सर्विसेज एंड ग्राउंड कंडीशंस। तो वर्स्ट कंडीशन एक क्या हो सकती है ग्राउंड की, तो उससे भी प्लेयर्स को अवेयर करवाना एक कोच की ड्यूटी बनती है, कि आपको उनको बताना कि और अगर आप वो सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हैं तो वो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, ताकि वो अच्छे से खेल सके। प्लेइंग इन डिफरेंट एल्टीट्यूड्स एंड वेदर कंडीशंस। वेदर कंडीशंस जो होते हैं, जैसे ग्राउंड वाली गेम्स है हमारी, अगर हम एथलेटिक्स वगैरह की बात करते हैं या टीम गेम्स की बात करते हैं, तो वो हमारी हॉल्स के अंदर नहीं होती है, ग्राउंड्स के अंदर होती है। तो उनके अंदर वेदर कंडीशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। जैसे कि अभी हम अगर ओलंपिक्स की बात करें, जो अभी पीछे रिसेंट ओलंपिक्स होके गया है, तो वहां पे जो शॉर्टपुट वाला चल रहा था, तो उस टाइम पे बारिश हो रही थी, राइट, एंड प्लेयर्स दे आर नॉट रेडी टू परफॉर्म देयर, ठीक है। तो वो अपने आप को उस टाइम पर अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे, क्योंकि जो वेदर था वो बारिश वाला मौसम हो गया था। आप सबने देखा होगा वो इवेंट, जो एथलेटिक्स का ये शॉर्टपुट का इवेंट हुआ था, तो उस टाइम पे बारिश हो गई थी। तो हमने प्लेयर्स को उन कंडीशंस के लिए तैयार करना, यानी कि अगर हम बारिश में उनको प्रैक्टिस करवाते हैं, तो वो जो हमारे ओलंपिक लेवल वाले कंपटीशन में अगर प्लेयर्स गए हैं, तो अगर इस तरीके किसी भी कंपटीशन में अगर वेदर कंडीशन इस तरह की हो जाती है, तो वो प्लेयर्स हैंडल कर सके, इसलिए हमने उस तरीके से उनको तैयार करवाना है। प्रैक्टिसिंग फॉर लॉन्गर आवर्स, प्लेइंग लॉन्गर मैचेस देन यूजुअल। एक गेम का जो भी एक यूजुअल टाइम होता है, ठीक है, हर गेम का अपना अपना एक टाइम लिमिट होता है। तो अगर आप उनको प्रैक्टिस जो है उनकी लॉन्गर ड्यूरेशन के साथ करवाते हैं, सपोज अगर मैच जो है आपका 30 मिनट्स का मैच चल रहा है, तो जो प्रैक्टिस पीरियड है आपका वो 45 मिनट्स का, 45 और 50 मिनट्स का मैच होना चाहिए, ताकि वो अपनी एनर्जी को 30 मिनट्स तक मेंटेन रखना अच्छे से सीख सके। प्लेइंग अंडर डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस, जो लाइट्स होती है, अगर डे एंड नाइट के मैचेस भी होते हैं, तो अगर रात को अगर लाइटिंग के अंदर मैच को खेलना है, कोई भी गेम को करना है, तो उसके लिए भी आपको प्लेयर को तैयार करवाना पड़ेगा। प्लेइंग आउटसाइड वंस कंफर्ट जोन। हर प्लेयर का अपना अपना एक कंफर्ट जोन होता है खेलने का, ठीक है, कि अगर वो इस तरीके से खेलेगा तो वो बहुत आराम से जीत सकता है, अगर वो थोड़ा सा भी उससे बाहर जाएगा तो वो उस तरीके से नहीं खेल सकता है, राइट। तो प्लेयर को उस कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के जो है वो सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, बट जरा सा भी अगर उनको इधर उधर का कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, तो वो अपना परफॉर्मेंस खराब कर देते हैं। तो प्लेयर को इस तरीके से तैयार करवाना। तो ये सारी चीजें जो है वो प्लेयर को मोर अडेप्टेबल बनाती है, कि आप किस तरीके से जो ऐसे सिचुएशंस को जो आपके हाथ में नहीं है, वो आप किस तरीके से उन सब चीजों को अडेप्ट कर सकते हो और मेंटली टफ बन सकते हो। जितने ज्यादा एक प्लेयर कॉम्पिटिशन्स खेलता जाएगा, उतनी वो चैलेंजेस जो है वो फेस करता जाएगा, उतनी कंडीशंस जो है वो फेस करता जाएगा, और वो मेंटली टफ बनता जाएगा। तो मेंटल टफनेस जो होती है वो एक ओवरऑल सिनेरियो होता है कि वो प्लेयर
किस तरीके से अपनी सिचुएशंस को हैंडल करता है, चाहे वो आपकी ग्राउंड की कंडीशंस है, चाहे वो आपकी ओपोनेंट की कंडीशंस है, चाहे वो आपकी आपकी खुद की कंफर्ट जोन की कंडीशंस है, चाहे वो कितना भी आप इमोशनली खुद को हैंडल करना जानते हैं, अपनी एंजाइटी को कंट्रोल करना जानते हैं, ठीक है, अपने अराउजल लेवल को कंट्रोल करना जानते हैं। ये सारी चीजें मिलकर जो है एक प्लेयर को मेंटल टफनेस बनाती है, मेंटल टफ बनाती है, राइट। तो ये तो था हमारा लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन जो हमारा प्री कंपटीशन फेज के अंडर आता है। तो प्री कंपटीशन फेज के अंदर आती है, दैट इज द शॉर्ट टर्म प्रिपरेशन, यानी कि 1 मंथ बिफोर कंपटीशन। अब वो सारा जो था हमारा 1 मंथ से पहले का टाइम पीरियड था जो अभी तक हमने पढ़ा है। अब हमें पता है कि 1 महीने बाद हमारा एक कंपटीशन है और एक मेजर कंपटीशन, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना है, जितना भी अभी हमने लॉन्ग टर्म में पढ़ा था तो वो सारी चीजें हमने कंटिन्यू रख, पहले जो है आप किस तरीके से खुद को तैयार कर सकते हैं। अगर हमने लॉन्ग टर्म पीरियड के अंदर लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन के अंदर हमने साइकोलॉजिकल सेशंस लिए हैं, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस की हैं, तो वो हमें हेल्प करती हैं ड्यूरिंग अवर शॉर्ट टर्म प्रिपरेशन। यानी कि उस 1 महीने के अंदर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है कि प्लेयर का जो एंजाइटी लेवल जो है चेक करना पड़ता है, और वो आप कैसे चेक कर सकते हो, थ्रू देयर बिहेवियर। उनका बिहेवियर जो है वो आप नोटिस कर सकते हो कि इस टाइप के जो प्लेयर है किस तरीके से फील कर रहा है। 1 मंथ जैसे 30 डेज में एंजाइटी लेवल है वो क्या चल रहा है, उसका बिहेवियर कैसा चल रहा है, और अब 1 वीक रह गया है कंपटीशन आने में, तो उस टाइम पे उसका बिहेवियर किस तरीके से चल रहा है। तो आप इन सब चीजों से इंश्योर कर सकते हो कि प्लेयर का एंजाइटी लेवल इस वक्त क्या चल रहा है, और उस टाइम के पीरियड के अंदर उनको रेगुलरली जो है अपनी रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करनी है, डीप ब्रीदिंग करना है, योगा करना है, ठीक है, खुद से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना है, जो हमने सारी लॉन्ग टर्म पे पढ़ी थी अभी, वो सारी चीजों को उनको रहे थे पीछे कि कोचेस ने किस तरीके के वर्ड्स यूज करने हैं, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपने कुछ भी उनसे नेगेटिव बात नहीं करनी है जब उनका कंपटीशन सबसे, हाँ जी, ये कहे कि उनको चूड़ी बनवा देंगे, उनकी साया में एक नथिया डलवा देंगे। जो लोकल कल्चर क्या है लोगों का वो बताना, और वहां पे किस तरीके का खाना जो है वो प्रोवाइड होगा वो बताना, उनको एकोमोडेशन उनकी डिटेल्स जो है वो सब बताना। दिस इज अ पार्ट ऑफ मेंटल प्रिपरेशन। ऐसा क्यों होता है कि ये चीजें इंपॉर्टेंट क्यों है प्लेयर्स को बताना, क्योंकि इस तरह से उनका जो एक ध्यान जो है
इन चीजों पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं ये सारी चीजों की, ये कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये सारी चीजों का ध्यान रखना कि उनको कहाँ पर जाना है और कहाँ पर ठहरना है, ये सब, और उनके जो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड है वो क्या है, ये सारी चीजों की डिटेल उनको बताना, ताकि प्लेयर जो है खुद को इस तरह इन सब चीजों से मेंटली प्रिपेयर कर सके कि उनको वहां पे जाके कैसे रहना है और क्या खाना है। राइट, ये बहुत ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इस वजह से उनको स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन सब छोटी छोटी बातों की वजह से उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो इंक्रीज नहीं होना चाहिए। इनकी वजह से क्या, इनको प्लीज कीप क्वाइट, कीप क्वाइट प्लीज। मैम आप परमिशन रिवोक कर दीजिए अनम्यूट करने वाली, फिर कोई नहीं कर पाएगा। मीटिंग सेटिंग्स में जाके कर दीजिए मैम। अब टाइम ओवर होने वाला है, मुझे क्लास कंप्लीट करना है। ओके मैम, यू विल बी कंटिन्यू। करिए मैम करिए, जैसे हो फेज नेक्स्ट हम बात करेंगे फेज 2 की कंपटीशन फेज। जो अभी तक हम बात कर रहे थे दैट इज द प्री कंपटीशन फेज, और अभी हम बात करेंगे कंपटीशन फेज की। जैसे कि जो हम बात कर रहे हैं 48 आवर्स बिफोर कंपटीशन, यानी कि 2 और 3 दिन पहले की अगर हम बात कर रहे हैं, दैट इज द कंपटीशन फेज। तो उसके अंदर क्या है कि उस टाइम पे एथलीट के किसी भी तरीके से कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे कि मीडिया पर्संस हैं, कोई भी उनसे मिलने आ रहा है, कोई रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, या कोई भी जैसे वेल विशर्स होते हैं, कुछ कोई भी लोग होते हैं, अगर वो मिलना चाहते हैं तो एज अ कोच आपकी ड्यूटी बनती है कि आप किसी को भी अलाउ नहीं करेंगे कि वो आपके प्लेयर से आके मिले। ठीक है, और उनकी जो डाइट है वो किस तरीके की होनी चाहिए थी, तो वो आप उसके लिए आप न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, आप उनकी हेल्प लेकर पता कर सकते हैं कि इस वक्त पे उनको किस तरीके की डाइट खानी है, क्योंकि हर एक की डाइट जो है गेम के अकॉर्डिंगली रिक्वायर्ड होती है। किसी गेम में किस तरह की डाइट रहती है और किसी गेम में कितनी डाइट रिक्वायर्ड होती है जब उसको कंपटीशन पे खेलने के लिए जाना है। तो इट्स बेटर कि आप खुद की नॉलेज और बच्चों की नॉलेज की बजाय अगर आप एक न्यूट्रिशनिस्ट से हेल्प लेते हैं, दैट विल बी बेनिफिशियल। और उनको प्रॉपर स्लीप जो है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि वो खुद को रिलैक्स फील कर सके। और उसके बाद उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जो हम डीप ब्रीथिंग की बात कर रहे थे, ठीक है, वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है खुद को रिलैक्स करने के लिए। अपनी जो बेस्ट परफॉर्मेंस होती है उसको इमेजिन करना कि हाँ आपने वो मैच कैसे खेला था, और जो अभी आप कंपटीशन खेलने जा रहे हैं तो उसकी एक माइंड में स्ट्रेटेजी बनाना कि आप अपने मैच को कैसे खेलोगे। ठीक है, उसकी पॉजिटिव इमेजेस बना के आपको खेलना, ताकि आप अपने गेम को अच्छे से इंजॉय करके खेल सकें। राइट, खुद के साथ पॉजिटिव सेल्फ टॉक रखना, ये सब बातें जो हमने लॉन्ग टर्म में पढ़ी थी, यही सारी चीजें जो है अब हमने फॉलो करनी है। पहले हमने सिर्फ ये था कि उनको सिखाया था कि आपको ऐसे करना है और ऐसे करना है, बट अब उन सारी चीजों को जब फॉलो करने के टाइम आया है तो आपको वो चीजें फॉलो करनी है बिफोर द कंपटीशन। राइट, नेक्स्ट है हमारे पास स्टार्ट ऑफ द कंपटीशन, यानी कि जब आपका मैच जो है वो स्टार्ट हो गया है और वार्म अप से पहले आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं। ठीक है, द एथलीट शुड फोकस ऑन बीइंग रिलैक्स्ड एंड हैविंग गुड कंसंट्रेशन, डीप ब्रीदिंग, ये सब चीजें जो है वो हेल्प करती है प्लेयर को जब वो कंपटीशन के अंदर जा रहा है। हमने अभी पीछे बात की थी कि जब आप प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो, मॉर्निंग और इवनिंग जब भी स्टार्ट करते हो प्रैक्टिस, तो उससे पहले आप डीप ब्रीदिंग उनको करवाओगे। तो वही डीप ब्रीदिंग आपने कंपटीशन से पहले उनको करवानी है, बट वो सिर्फ बेनिफिशियल तब होगी अगर आपने उसको प्रैक्टिस राउंड में करवाया होगा। ओनली देन वो आपको बेनिफिट करेगी, आपके प्लेयर को वो बेनिफिट तभी करेगी अगर आपने उनको प्रैक्टिस सेशंस के अंदर उस एक्सरसाइज को करवाया है। ठीक, तो किस तरीके से अपने पॉजिटिव खुद को पॉजिटिव एटीट्यूड आपने कैसे रखना है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपने कैसे करना है, तो ये सारी चीजें जो है वो मैटर करती हैं आपके इस पर्टिकुलर पॉइंट जब आपका मैच जो है वो शुरू होने वाला है। जब एक प्लेयर खेल रहा है, अपना कंपटीशन खेल रहा है, अपना मैच खेल रहा है, तो वो किस किस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करता है। लॉस ऑफ कंसंट्रेशन व्हेन लूजिंग पॉइंट्स, जब वो पॉइंट्स हारने लगता है तब उसका जो कंसंट्रेशन है वो लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो खत्म होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और वो जब पॉइंट्स लूज कर रहा है तो उसका जो एंजाइटी लेवल है वो बढ़ जाता है, उसका एग्रेशन है वो भी बढ़ सकता है, सेल्फ कंट्रोल वो खो सकता है अपना। ठीक है, उसको फिजिकल और मेंटली फटीग वो खुद को फील कर सकता है।
ठीक है, इंजरी भी हो सकती है उसको। तो ये सारे पॉइंट्स जो होते हैं एक कॉमन पॉइंट्स है जो एक कंपटीशन के अंदर प्लेयर्स जो है वो फील करते हैं, फेस करते हैं। तो इन्हीं सारे पॉइंट्स को अगर हम अपने इन्हीं सारे पॉइंट्स को कंट्रोल करने के लिए जो हम ये साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं वो हेल्प करता है इन्हीं सारे पॉइंट्स को डील करने के लिए। अगर प्लेयर इस तरीके की लॉस ऑफ कंसंट्रेशन जैसे कि हम बात कर रहे हैं या लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस बात कर रहे हैं, अगर वो थोड़ा सा भी ऐसा फील करता है तो वो खुद को किस तरीके से बाउंस बैक कर सकता है, किस तरीके से उस टाइम पे खुद को ओवरकम कर सकता है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, तो वो साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन जो है वो उनको हेल्प करती है इन सारे पॉइंट्स के साथ डील करने में। वो इन पॉइंट्स को फेस ना करे, ठीक है, इनकी वजह से उनकी जो परफॉर्मेंस है वो खराब ना हो। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनको साइकोलॉजिकली प्लेयर को पूरी तरह से तैयार करवाएं बिफोर द कंपटीशन, ड्यूरिंग देयर प्रैक्टिस पीरियड। इन्हीं पॉइंट्स को कवर अप करने के लिए साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। राइट, ये जो मैंने अभी आपको बताया, इन ऑर्डर टू डील विद दीज इश्यूज द एथलीट शुड डू द फॉलोइंग। और फॉलोइंग के अंदर क्या है, वही सारी चीजें हैं जो हमने अभी पीछे सारी लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन के अंदर पढ़ी है। राइट, क्लियर है ये सब कुछ? यस मैम, यस मैम, कंटिन्यू। ओके, तो लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है पोस्ट कंपटीशन फेज। पोस्ट कंपटीशन फेज क्या होता है? जब हमारा कंपटीशन खत्म हो गया है और हमें अब अपना आगे का देखना है। अब कुछ भी हो सकता है, या तो आप मैच जीत सकते हो या फिर मैच आप हार सकते हो। राइट, दोनों में से एक चीज हो सकती है। तो अब आप उसको किस तरीके से इवेल्युएट कर रहे हैं। राइट, आपको डील करना है अपनी सक्सेस के साथ भी और अपने फेलियर के साथ भी। अगर आप सक्सेस हुए हो तो हमें अपनी जो हमारी खुशी है, ठीक है, उसको हमने किस तरीके से कंट्रोल करना है और अपने आगे के लिए प्लान आउट करना है। और अगर हम फेल हुए हैं, अगर हम मैच को नहीं जीते हैं, तो हमने अपने इमोशंस को किस तरीके से कंट्रोल करके हमारे अपनी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी प्लान आउट करनी है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये सारी चीजें ये सारी चीजें किसमें इंक्लूड होती है? ड्यूरिंग योर पोस्ट कॉम्पिटिशन फेज, आफ्टर द मैच। कई बार क्या होता है, कई प्लेयर्स जो है वो एक अचीवमेंट हासिल कर लेते हैं बट उसको वो मेंटेन नहीं रख पाते हैं और वो आगे प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो उसी खुशी में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो ध्यान ही नहीं देते हैं कि अब वो अपनी प्रैक्टिस इतनी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर आपने एक अचीवमेंट हासिल की है, एक प्लेयर ने अचीवमेंट हासिल की है, एक सक्सेस उसको मिला है, तो उसको मेंटेन रखना भी उतना ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। उसको मेंटेन रखने का क्या मतलब है कि वो आगे वाले कॉम्पिटिशन्स में और एग्जाम्पल्स को सेट कर सके। ठीक है, अगर हम एक कंपटीशन में सक्सीड हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें और प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। वी आर फुलफिल, कि हमें बहुत ज्यादा अच्छे से आ गया है, हमें प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। नो, अगर आपने एक अचीवमेंट लिया है तो हर कोई आपसे और ज्यादा एक्सपेक्टेशंस करता है कि आप आगे भी फ्यूचर में भी ये सारी चीजों को कवर और ज्यादा अच्छे से खेलेंगे। तो बल्कि उस टाइम पे आपको और ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस की जरूरत हो जाती है जब आप एक अचीवमेंट को हासिल करते हो। राइट, अब सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप सबको पता है नीरज चोपड़ा का। ठीक है, उन्होंने एक बहुत बड़ा सक्सेस जो है वो अचीव किया था, पर उसके बाद भी उन्होंने अपना जो है अपना जो गेम है उसको मेंटेन रखा। राइट, तो किस तरीके से आपने अपने आप को मेंटेन रखना है, अपनी और एग्जाम्पल्स क्रिएट करनी है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और जब अगर आप किसी तरीके अगर मैच को आप हार जाते हैं तो अपने उस मैच को किस तरीके से आप अपने ऊपर इम्पैक्ट डाल रहे हो। आप इमोशनली ब्रेक होकर दोबारा आपने खेलना छोड़ दिया है या फिर आप बाउंस बैक कर रहे हो। ये सारी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं एक प्लेयर के फ्यूचर में। राइट, जो मैच एनालिसिस है वो करना सबसे ज्यादा जरूरी है, कि उससे क्या पता चलता है, एनालिसिस करने से क्या पता चलता है, एक प्लेयर की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता चलता है। एक कोच को और एथलीट को मिलकर देखना है कि क्योंकि आजकल वीडियोस जो है वो पूरी तरह से अवेलेबल होती है मैचेस की, जो भी मैच हुआ है उसकी वीडियोस मिल जाती हैं, तो उसमें आप एज अ कोच और प्लेयर्स जो है मिलकर बैठकर देख सकते हैं कि कहाँ पर क्या चीज गलत हुई है और कहाँ पे क्या चीज बहुत ज्यादा अच्छी हुई। ठीक है, चाहे मैच आपने जीता है चाहे मैच आपने हारा है, तो उसका जो एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि जो हम जीता हुआ मैच है उसमें भी कई बार होता है कि प्लेयर से कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां हुई होती है जो नहीं होनी चाहिए।
तो उन गलतियों को किस तरीके से ओवरकम करना है, ठीक है, उसको कैसे अपनी अपॉर्चुनिटीज के अंदर चेंज करना है, और अगर आप मैच हार रहे हो तो कहाँ पे हमारी गलती रही है, कहाँ पे हमारी वीकनेस रही है, ताकि हम नेक्स्ट स्ट्रेटेजी के अंदर उस वीकनेस को ओवरकम कर सके, उसको अच्छे से प्लान आउट करके दोबारा से अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर सके। तो ये था आपका आज का सेशन, साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन फॉर स्पोर्ट्स। तो शाम को आपकी डिस्कशन क्लास होगी, तो उसके अंदर आप अपने क्वेरीज जो भी होंगी आप उसके अंदर वो पूछ सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, Thank you, ma'am. थैंक यू सो मच।